अपनी गर्लफ्रेंड सैडी को ढूंढने के लिए कोल रातों रात अमेरिका से इंग्लैंड पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो सैडी द्वारा भेजी गई लोकेशन पर पहुंचता है, अचानक कुछ हथियारबंद लोग उसे घेर लेते हैं। वो उसके चेहरे पर कपड़ा डालकर उसे बेहोश कर देते हैं और उसे अपनी एक गुप्त अंडरग्राउंड लोकेशन पर ले जाते हैं। बेचारा कोल तो एक सीधा सादा किसान था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है और ये लोग उससे चाहते क्या है। जब कोल की आंख खुलती है तो उसके सामने खड़ा था रोस्को, एक बेहद खतरनाक माफिया जो लोगों को बेरहमी से टॉर्चर करने के लिए बदनाम था। रोस्को मुस्कुराते हुए कहता है, आखिरकार टैक्समैन हमारे हाथ लग ही गया। अब अच्छे बच्चे की तरह पासवर्ड बता दो। कोल पूरी तरह घबरा जाता है। वो बार बार कहता है, आप गलत इंसान को पकड़ लाए हैं। मैं टैक्समैन नहीं हूं। मेरा नाम कोल है। मैं तो एक साधारण किसान हूं। चाहो तो मेरा बैग चेक कर लो, मेरा पासपोर्ट देख लो, सबूत मिल जाएगा। लेकिन रोस्को को उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं होता। अब वो कोल से सच उगलवाने के लिए एक शीशे के डिब्बे से बेहद जहरीली मधुमक्खी निकालता है और धीरे धीरे उसे कोल के चेहरे के बिल्कुल करीब लाने लगता है। बेचारा कोल तो बिना किसी गलती के मौत के मुंह में जाने ही वाला था। तभी अचानक एक जबरदस्त धमाका होता है। धड़ाम से दरवाजा टूटता है और अंदर एंट्री होती है कोल की मासूम दिखने वाली गर्लफ्रेंड सैडी की। लेकिन इस बार सैडी का रूप बिल्कुल अलग था। अंदर आते ही वो बिजली की रफ्तार से एक एक करके रोस्को के सभी गुर्गों को मौत के घाट उतार देती है। कुछ ही सेकंड में पूरा अड्डा लाशों से भर जाता है। आखिर में सिर्फ रोस्को जिंदा बचता है। वो कुछ बोलने की कोशिश ही करता है कि धड़ाम, सैडी बिना एक पल गवाए उसके सिर में गोली मार देती है। फिर आराम से उसकी फोटो खींचती है और उसकी लाश को पास बने गहरे गड्ढे में फेंक देती है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद वो कोल की रस्सियां खोलती है और कहती है, हैरान होने का वक्त नहीं है। अगर जिंदा रहना है तो मेरे पीछे चलो। अलार्म बजने से पहले हमें यहां से निकलना होगा। इतना कहकर सैडी उसे एक पिस्टल थमा देती है और अपने पीछे पीछे चलने को कहती है। कोल अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड का ये खतरनाक अवतार देखकर पूरी तरह सदमे में था। जिस लड़की को वो एक आम इंसान समझता था, असलियत में वो तो एक बेहद खतरनाक और प्रशिक्षित सीक्रेट एजेंट निकली। दोनों धीरे धीरे गुफा से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन तभी रोस्को के बचे हुए आदमी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। मगर सैडी भी कोई आम लड़की नहीं थी। जो भी उसके सामने आया वो कुछ ही सेकंड में मौत की नींद सो गया। एक समय ऐसा आता है जब चारों तरफ से हथियारबंद सैनिक उन दोनों पर टूट पड़ते हैं। सैडी तुरंत चिल्लाती है, कोल नीचे झुको। जैसे ही कोल झुकता है, सैडी बिजली की तरह चारों ओर घूमती है और पलक झपकते ही सभी दुश्मनों का सफाया कर देती है। बिना एक सेकंड बर्बाद किए दोनों आखिरकार गुफा से बाहर निकल आते हैं। बाहर का नजारा देखकर कोल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन सैडी कहती है, सीन बाद में देख लेना, अभी जान बचानी ज्यादा जरूरी है। एनाकोंडा गैंग हमारे पीछे पड़ चुकी है। रोस्को उन्हीं के लिए काम करता था। इतना सुनते ही दोनों पहाड़ से नीचे छलांग लगा देते हैं। नीचे पहुंचते ही सैडी सड़क पर आती एक बस को हाईजैक कर लेती है। वो सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतार देती है और खुद बस चलाने लगती है। उधर पीछे से एनाकोंडा गैंग हथियारों से लैस कई गाड़ियों में उनका पीछा कर रही थी। लेकिन सैडी की ड्राइविंग किसी प्रोफेशनल रेसर से कम नहीं थी। वो अपनी बस से पीछा कर रही एक गाड़ी को इतनी जोरदार टक्कर मारती है कि वो सीधे खाई में जा गिरती है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। पीछे से गैंग का एक सैनिक बस पर चढ़ाता है। वो सैडी पर हमला करने ही वाला था कि डरा सहमा कोल भी पहली बार हिम्मत दिखाता है। वो उस सैनिक पर हमला करके उसे बस से नीचे गिरा देता है। सैडी को अब कोल की फिक्र होने लगती है। लेकिन तभी एक और दुश्मन ड्राइवर वाली सीट तक पहुंच जाता है और सैडी को धक्का देकर खुद बस का कंट्रोल संभालने की कोशिश करता है। मगर सैडी पल भर में पलटवार करती है। वो सीट बेल्ट उसके गले में फंसाकर इतनी जोर से खींचती है कि उसका दम घुटने लगता है। उधर दूसरा सैनिक अब कोल को मारने ही वाला था। तभी कोल के हाथ एक कैक्टस आ जाता है। वो बिना सोचे समझे वही कैक्टस सीधे सैनिक के चेहरे पर दे मारता है। सैनिक दर्द से तड़प उठता है। मौका देखते ही कोल उसे जोरदार लात मारता है और वो बस से नीचे जा गिरता है। इधर ड्राइवर सीट पर मौजूद दुश्मन अभी भी सैडी पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कोल एक बार फिर सही समय पर पहुंच जाता है और उसे जोरदार धक्का देकर चलती बस से बाहर फेंक देता है।
अब उनके पीछे सिर्फ एक आखिरी गाड़ी बची थी। सैडी अपनी शानदार ड्राइविंग से उसे ऐसा चकमा देती है कि वो सीधे पहाड़ों से टकराकर भयानक धमाके के साथ उड़ जाती है। कुछ ही पलों में एनाकोंडा गैंग के सभी पीछा करने वाले खत्म हो चुके थे। लगातार भागते भागते बस भी पूरी तरह टूट फूट चुकी थी। अब वो आगे चलने लायक नहीं बची थी। मजबूरन सैडी और कोल बस से नीचे उतरते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी असली मुसीबत अभी शुरू होने वाली है। अब कहानी हमें ले जाती है रॉस्को की गुप्त लोकेशन पर, जहां मौजूद था एनाकोंडा गैंग का खूंखार सरगना लेविक्यू। लेविक्यू अपने सबसे भरोसेमंद आदमी लियोन से कहता है, मुझे किसी भी कीमत पर टैक्समैन चाहिए, चाहे जो करना पड़े। इसके बाद वो पूरी दुनिया के बाउंटी हंटर्स और प्रोफेशनल शिकारियों के नाम ऐलान कर देता है। जो भी टैक्समैन को जिंदा पकड़कर मेरे पास लाएगा, उसे पूरे $1 बिलियन इनाम मिलेगा। लेकिन याद रखना, टैक्समैन मुझे सिर्फ जिंदा चाहिए। इतना कहने के बाद लेविक्यू की नजर रॉस्को के एक घायल साथी पर पड़ती है। वो गोली लगने की वजह से बुरी तरह जख्मी था, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। लेविक्यू उसे देखकर जरा भी दया नहीं दिखाता। वो दुनिया की सबसे जहरीली चींटियों को उसके ऊपर छोड़ देता है। कुछ ही सेकंड में वे जहरीली चींटियां उसके पूरे शरीर पर टूट पड़ती हैं। बेचारा दर्द से चीखता और तड़पता रहता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। आखिरकार दर्दनाक मौत के साथ उसकी कहानी वही खत्म हो जाती है और फिर सीन बदल जाता है। अब कहानी वापस आती है कोल और सैडी की तरफ। दोनों के बीच जबरदस्त बहस चल रही थी। कोल को अब समझ आ चुका था कि सैडी ने उससे बहुत बड़ा झूठ बोला था। असल में 2 महीने पहले सैडी न्यूयॉर्क में एक आम लड़की बनकर रह रही थी। यही एक सब्जी मंडी में दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। बातों बातों में कोल बताता है, मुझे खेती, पौधों और एग्रीकल्चर की काफी अच्छी जानकारी है। मैं चाहता तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकता था, लेकिन मैंने अपने बूढ़े माता पिता का साथ देने के लिए खेती को ही चुना। यही सादगी सैडी को बहुत पसंद आती है। धीरे धीरे दोनों साथ समय बिताने लगते हैं, और कब दोस्ती प्यार में बदल जाती है उन्हें खुद भी एहसास नहीं होता। कुछ समय बाद सैडी कहती है, मुझे काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा। लेकिन सच ये था कि उसने अपनी असली पहचान छिपाई हुई थी। उसने कोल से झूठ बोला था कि वो सिर्फ एक आर्ट डीलर है। पूरा 1 महीना गुजर जाता है, लेकिन सैडी का न कोई फोन आता है और न ही कोई मैसेज। आखिर परेशान होकर कोल अपने दोस्त की मदद से सैडी की लोकेशन निकलवाता है और बिना कुछ सोचे समझे अमेरिका से सीधा इंग्लैंड पहुंच जाता है। इसके बाद उसके साथ जो कुछ हुआ वो तो आप पहले ही देख चुके हैं। इस समय सैडी कोल को लेकर पाकिस्तान के एक छोटे से कस्बे में पहुंचती है। वहां उनकी मुलाकात होती है मार्को से। सैडी उससे कहती है, मुझे तुमसे एक काम चाहिए, कोल को सुरक्षित उसके घर पहुंचा दो। अब तक कोल सैडी की पूरी सच्चाई जान चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि उससे हर बात छिपाई गई थी। गुस्से में वो भी वापस अपने घर लौटना चाहता था, लेकिन जब मार्को दोनों से बातें करता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से सचमुच प्यार करते हैं। वो मुस्कुराते हुए दोनों की टांग खींचने लगता है, लेकिन सैडी तुरंत उसे रोकते हुए कहती है, मजाक बाद में करना, पहले इसे सुरक्षित छोड़कर आओ। जाने से पहले सैडी एक बार फिर वापस आती है। वो कोल की आंखों में देखकर कहती है, आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना। इतना कहकर वो बिना पीछे मुड़े वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मार्को कोल को लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में वो बड़े गर्व से कहता है, पूरा इलाका मेरे कंट्रोल में है, यहां मेरी मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाती और अगले ही पल धड़ाम, एक गोली सीधे उसके सीने को चीर देती है। कुछ ही सेकंड में मार्को जमीन पर गिरकर दम तोड़ देता है। उसे मारने वाला था मार्कस, जो पहले से ही सैडी पर बंदूक ताने खड़ा था। मार्कस मुस्कुराते हुए कहता है, मैं दुनिया का सबसे चालाक बाउंटी हंटर हूं। लेकिन उसकी ये शेखी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक पीछे से गोलियों की बौछार होती है और मार्कस वहीं ढेर हो जाता है। उसे मारने वाला था एक और बाउंटी हंटर, टाइका। अब कोल और सैडी की मुश्किलें खत्म होने की बजाय और भी बढ़ चुकी थी। टाइका उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों में टैक्समैन कौन है, मुझे तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब है।
वो दोनों को अपनी गाड़ी में बैठने का आदेश देता है। जैसे ही कोल और सैडी अंदर बैठते हैं, टाइका भी उनके साथ आकर बैठ जाता है। कोल माहौल हल्का करने की कोशिश करते हुए कहता है, कम से कम अपना नाम तो बता दो। वो मुस्कुराकर जवाब देता है, लोग मुझे लैपिड कहते हैं। लेकिन उसकी किस्मत भी ज्यादा देर तक उसका साथ नहीं देती। कुछ ही पलों बाद एक और बाउंटी हंटर जोड़ी अचानक हमला करता है और लैपिड को मौत के घाट उतार देता है। अब जोड़ी कोल और सैडी को गाड़ी से बाहर निकालकर अपनी कार की तरफ ले जाने लगता है। रास्ते में कोल हंसते हुए कहता है, तुमसे पहले 2 बाउंटी हंटर्स मर चुके हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो थोड़ा सावधान रहता। लेकिन जोडी पूरे घमंड से जवाब देता है, मुझे कोई नहीं मार सकता। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकलते हैं, तेज रफ्तार से आती एक कार उसे जोरदार टक्कर मार देती है। जोडी हवा में उछलकर दूर जा गिरता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। कार से बाहर निकलता है वही मार्कस, जिसे सब मरा हुआ समझ चुके थे। लेकिन इस बार उसकी किस्मत सच में जवाब दे देती है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, वो भी दम तोड़ देता है। सैडी तुरंत उसकी बंदूक उठा लेती है और सामने वाले दुश्मन पर तानते हुए पूछती है, लेवेक्यू कहाँ है? और इसी सस्पेंस के साथ सीन एक बार फिर कट हो जाता है। फिर कहानी हमें कोल और सैडी की तरफ ले जाती है। दोनों लेवेक्यू के अड्डे की ओर बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में कोल परेशान होकर पूछता है, आखिर हर कोई मुझे टैक्समैन क्यों समझ रहा है? और ये लोग आखिर किस पासवर्ड के पीछे पड़े हैं? अब सैडी उससे कोई बात नहीं छिपाती। वो गहरी सांस लेकर सारा सच बता देती है। सैडी कहती है, मैं CIA की एजेंट हूं। CIA में एक एजेंट था जिसका कोडनेम टैक्समैन था, लेकिन उसने अपने ही देश से गद्दारी कर दी और CIA का सबसे खतरनाक हथियार एनाकोंडा गैंग को बेच दिया। जब उस हथियार का पासवर्ड देने की बारी आई तो उसने गैंग से और ज्यादा पैसे मांग लिए। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। एनाकोंडा गैंग ने उसे वहीं मौत के घाट उतार दिया। गैंग को लगा कि अब वे खुद ही पासवर्ड हैक कर लेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली पासवर्ड किसी ऐसी साधारण सी चीज में छिपा है जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। ये सब सुनकर कोल कहता है, अगर ऐसा है तो तुम ये बात सीधे एनाकोंडा गैंग को क्यों नहीं बता देती? कम से कम वो मेरा पीछा तो छोड़ देंगे। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं, तुम जाओ भाड़ में। इतना सुनते ही सैडी गुस्से में कोल के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देती है और उसे बेहोश करके सीधे लेवेक्यू के अड्डे पर ले आती है। वहां लियोन उसे बाहर निकालता है और तभी लेवेक्यू भी सामने आ जाता है। कोल को देखते ही वो मुस्कुराकर कहता है, तो तुम ही हो टैक्समैन? फिर वो लियोन से कहता है, इसे एक छोटी फ्लाइट पर लेकर जाओ। रास्ते में ये आराम से पासवर्ड बता देगा। जैसे ही मुझे पासवर्ड मिलेगा, मैं दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार एक्टिवेट कर दूंगा और अपने घर बैठे बैठे पूरे अमेरिका को राख में बदल दूंगा। लेवेक्यू की ये बात सुनकर कोल और सैडी दोनों के होश उड़ जाते हैं। लेकिन तभी सैडी अचानक कोल के पेट में एक मुक्का मार देती है और लेवेक्यू से कहती है, मैं इसे तुम्हारे लिए जिंदा पकड़ कर लाई हूं। अब मेरा पैसा दो और मुझे यहां से जाने दो। लेवेक्यू ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देता है, माफ करना, तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अब चुपचाप लियोन के साथ जाओ। फिर वो लियोन को चेतावनी देता है, याद रखना, पासवर्ड गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलती हुई तो हथियार खुद ही एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर ये दोनों चालाकी करें तो तुरंत खत्म कर देना। फ्लाइट उड़ते ही लियोन दोनों को घूरते हुए पूछता है, सच सच बताओ, तुम दोनों का रिश्ता क्या है? सैडी तुरंत जवाब देती है, मैं सिर्फ एक बाउंटी हंटर हूं और इसे बिल्कुल नहीं जानती। लेकिन तभी लियोन को कोल के मोबाइल में उनकी एक सेल्फी मिल जाती है। फोटो में दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे हुए दिखाई दे रहे थे। ये देखकर लियोन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो धमकी देते हुए कहता है, जल्दी से पासवर्ड बता दो, वरना अभी इसी प्लेन से नीचे फेंक दूंगा। यहीं सैडी अपनी असली चाल चलती है। वो अपनी जेब से एक लिपस्टिक निकालकर लियोन को देती है और कहती है, पासवर्ड इसी के अंदर छिपा है। लियोन जैसे ही लिपस्टिक खोलता है, उसके अंदर से 2 छोटी सी धातु की रिंग्स निकलती है। देखने में साधारण लगने वाली ये रिंग्स असल में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस थी। अगले ही पल सैडी छिपा हुआ बटन दबाती है और जोरदार बिजली का झटका लगते ही लियोन बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। बस फिर क्या था, सैडी बिजली की रफ्तार से उसके आदमियों पर टूट पड़ती है। कोल भी उसकी मदद के लिए मैदान में कूद जाता है,
लेकिन सामने वाले गुंडे बेहद खतरनाक थे। लड़ाई के दौरान उनमें से एक गुंडा सैडी के पेट में चाकू घोंप देता है। सैडी को घायल होते देखकर कोल का गुस्सा फट पड़ता है। वो एक गुंडे की इतनी बुरी तरह पिटाई करता है कि उसे अधमरा कर देता है। उधर सैडी भी दर्द सहते हुए दूसरे गुंडे को खत्म कर देती है। लड़ाई खत्म होते ही कोल सैडी के पास दौड़ कर आता है। उसके गहरे घाव को देखकर वो बुरी तरह घबरा जाता है। सैडी मुश्किल से बोल पाती है, मेरी चिंता मत करो, ये हथियार लेकर सीधे CIA पहुंच जाओ। लेकिन कोल उसे छोड़कर जाने वालों में से नहीं था। उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। वो पैराशूट वाला बैग पहनता है, घायल सैडी को अपनी बाहों में उठाता है और बिना एक पल गवाए जेट का दरवाजा खोलकर दोनों हवा में छलांग लगा देते हैं। कुछ देर बाद दोनों एक सुनसान द्वीप पर आकर क्रैश लैंड कर जाते हैं। करीब 6 घंटे बाद सैडी की आंख खुलती है। वो देखती है कि कोल अभी भी उसके पास बैठा है। कोल ने पैराशूट से उनके लिए एक छोटा सा आश्रय बना दिया था। इतना ही नहीं, उसने जंगल की जड़ी बूटियों से सैडी के घाव का इलाज भी किया था ताकि इन्फेक्शन न फैले। ये सब देखकर सैडी बेहद खुश हो जाती है। उसे सबसे ज्यादा राहत इस बात की होती है कि भागते समय कोल उस खतरनाक हथियार को भी अपने साथ ले आया था। रात ढल जाती है। दोनों आग के पास बैठकर अब तक की पूरी घटना पर बात करते हैं। धीरे धीरे उनके बीच की सारी गलतफहमियां दूर होने लगती है। जो दूरी पहले थी वो अब खत्म हो चुकी थी। दोनों एक बार फिर एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। अगली सुबह कोल आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रहा होता है, लेकिन तभी जंगल के रास्ते तेज रफ्तार गाड़ियों का काफिला उनकी तरफ बढ़ता दिखाई देता है। ये लियोन था, जो अपने हथियारबंद आदमियों के साथ दोनों को ढूंढते हुए वहां पहुंच चुका था। आते ही वो अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। सैडी किसी तरह टूटे हुए मलबे के पीछे छिप जाती है और जवाबी हमला करने लगती है। उसी वक्त किस्मत उनका साथ देती है। पीछे से CIA की पूरी टीम भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर लियोन कैंप में रखा हथियार उठाता है और वहां से फरार हो जाता है। अब चाहकर भी कोल और सैडी उसे रोक नहीं पाते। आखिरकार दोनों बिना हथियार के ही CIA मुख्यालय पहुंच जाते हैं। हेडक्वार्टर पहुंचते ही एजेंट उनकी लाई डिटेक्टर टेस्ट से पूछताछ करते हैं। जब यह साबित हो जाता है कि दोनों सच बोल रहे हैं, तब सैडी को सीधे CIA की प्रमुख के सामने ले जाया जाता है। CIA चीफ उससे पूछती है, जब तुम्हारे पास पासवर्ड था ही नहीं तो तुम लेवेक्यू के पास गई ही क्यों? सैडी जवाब देती है, मैं उससे वो हथियार वापस छीनने गई थी, लेकिन मैं नाकाम रही। उधर एक एजेंट कोल से पूछताछ कर रहा होता है। वो उसे पुराने टैक्समैन यानी CIA के गद्दार की कुछ तस्वीरें दिखाता है। तस्वीरें देखते ही कोल की नजर एक छोटे से पौधे पर टिक जाती है। वो तुरंत कहता है, रुको, ये पौधा अमेरिका में नहीं मिलता, ये भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पाया जाता है। एक बार इसका DNA निकाल कर देखो, हो सकता है असली पासवर्ड इसी में छिपा हो। CIA वैज्ञानिक तुरंत उस पौधे का DNA निकालते हैं और सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वही DNA सीक्वेंस उस खतरनाक हथियार के पासवर्ड से पूरी तरह मैच कर जाता है। चूंकि हथियार CIA की लैब में बनाया गया था, इसलिए उसी DNA से उसकी दूसरी कॉपी सफलतापूर्वक खोल ली जाती है। इतनी बड़ी सफलता मिलने के बाद सैडी एक नई योजना पेश करती है। वो कहती है, हम लेवेक्यू को पासवर्ड का सिर्फ एक हिस्सा देंगे, बाकी 3 हिस्से अपने पास रखेंगे। जब उसे यकीन हो जाएगा कि पूरा पासवर्ड हमारे पास है, तब हम कहेंगे कि टैक्समैन एक तय जगह पर उसे पूरा पासवर्ड देने आएगा। जैसे ही लेवेक्यू वहां पहुंचेगा, हम उसे जाल में फंसाकर गिरफ्तार कर लेंगे। CIA की पूरी टीम इस योजना से सहमत हो जाती है, लेकिन CIA चीफ सैडी से कहती है, मिशन बिल्कुल तुम्हारे प्लान के मुताबिक होगा, लेकिन तुम फिलहाल सस्पेंड हो। अगले 3 महीने तक तुम CIA ज्वाइन नहीं कर सकती और इस मिशन का हिस्सा भी नहीं बनोगी। यह सुनकर सैडी का दिल टूट जाता है। मिशन से दूर होना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। आखिर में वो कोल के पास आती है और भावुक होकर कहती है, अगर जरा भी खतरा महसूस हो तो बिना हीरो बनने की कोशिश किए पासवर्ड उन्हें दे देना, बस अपनी जान बचाकर वापस आ जाना। कोल मुस्कुराते हुए कहता है, मैं वादा करता हूं, बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। सैडी हल्की सी मुस्कान के साथ उसे आखिरी बार अलविदा कहती है और फिर वहां से चली जाती है। अब कहानी अपने सबसे धमाकेदार मोड़ पर पहुंच जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि लियोन के पास CIA द्वारा भेजे गए सीक्रेट पासवर्ड का एक हिस्सा पहले से मौजूद था।
लेवेक्यू के कहने पर वो उस कोड का हिस्सा हथियार वाले सूटकेस में डालता है और हैरानी की बात यह होती है कि पासवर्ड बिल्कुल सही निकलता है। लेकिन लियोन को शक होता है। वो कहता है, मुझे लगता है ये कोई जाल हो सकता है। लेवेक्यू जवाब देता है, हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा है। तभी वहां दुनिया के सबसे ताकतवर और अरबपति लोगों में से एक गिसू पहुंचता है। वो गुस्से में लेवेक्यू से कहता है, अभी तक तुम इस हथियार का सूटकेस नहीं खोल पाए। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। अगर 2 दिन में इसे नहीं खोला तो मैं तुम्हें खुद मौत के घाट उतार दूंगा। लेवेक्यू तुरंत अपना दिमाग चलाता है और कहता है, 2 दिन बाद जिसके पास पूरा पासवर्ड होगा मैं उसी से मिलने वाला हूं। अगर आपको इस हथियार की इतनी ही चिंता है तो बेहतर होगा कि आप भी हमारे साथ चलें। गिसू को यह बात सही लगती है और वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ कोल अपनी कार से उतरकर उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात लेवेक्यू और गिसू से होने वाली थी। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि दूसरी कार में बैठे सीआई एजेंट उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। अंदर पहुंचते ही कोल एजेंट कर्मी से पूछता है, आखिर तुम लोग कितने एजेंट हो? कर्मी जवाब देता है, हम सिर्फ 3 लोग हैं। ये सुनकर कोल पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो कहता है, सिर्फ 3 लोग? तुम मेरी मदद कैसे करोगे? कर्मी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, सीआईए का काम करने का यही तरीका है। हम भीड़ नहीं लगाते, चुपचाप मिशन पूरा करते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन न जाने क्यों कोल को सब कुछ अजीब लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। कर्मी उसे समझाता है, बाकी सब भूल जाओ, बस अपने मिशन पर ध्यान दो। अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और सामने खड़े होते हैं लियोन और उसके हथियारबंद आदमी। बिना एक पल गवाए वो एजेंट कर्मी पर गोलियों की बौछार कर देते हैं और कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो जाती है। उधर उसी समय होटल में लेवेक्यू की एंट्री होती है। वो गिसू को साथ लेकर सीधे कोल यानी टैक्समैन के सामने पहुंच जाता है। लेवेक्यू हल्की मुस्कान के साथ कहता है, माफ करना, तुम्हारे साथी अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोल ने जरा भी घबराहट या ओवर रिएक्शन नहीं दिखाया। वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है और देखता है कि लियोन के आदमी उसे पूरी तरह घेर चुके हैं। अब कोल जानबूझकर लेवेक्यू और गिसू को बातों में उलझाने लगता है ताकि किसी तरह समय निकल सके। लेकिन लेवेक्यू उसकी चाल तुरंत समझ जाता है। वो धीरे से कोल के पास आता है और कहता है, ये बेकार की बातें बंद करो, वरना हम दोनों यही मारे जाएंगे। लेवेक्यू को कोल के इतना करीब देखकर गिसू आग बबूला हो जाता है। वो चिल्लाता है, फुसफुसाना बंद करो, जिस काम के लिए आए हो वही करो। इतना कहकर वो अपनी बंदूक निकालता है और सीधे कोल की छाती पर तान देता है। तभी पीछे से सैडी की एंट्री होती है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कोल के पास आती है और लेवेक्यू से कहती है, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें पासवर्ड नहीं दूंगी, लेकिन अगर गिसू तुम्हारी दी हुई रकम से 2 गुना नहीं बल्कि उससे भी बेहतर सौदा करेगा तो मैं पासवर्ड उसी को दे दूंगी। सैडी की बात सुनकर लेवेक्यू तुरंत गिसू को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लालच में अंधा हो चुका गिसू बिना एक सेकंड गवाए पूरी रकम सैडी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। पैसे मिलते ही सैडी भी अपना वादा निभाती है और हथियार का असली पासवर्ड बता देती है। जैसे ही सही कोड डाला जाता है वो रहस्यमयी सूटकेस खुल जाता है। सैडी तुरंत कहती है, चलो अब यहां से निकलते हैं। लेकिन लेवेक्यू अपनी बंदूक उसकी ओर तानकर हंसते हुए कहता है, शायद तुम भूल रही हो, चारों तरफ मेरे आदमी खड़े हैं। सैडी मुस्कुराती है और जवाब देती है, और शायद तुम ये भूल रहे हो कि अभी कुछ मिनट पहले ही मैंने तुम्हें मारने के लिए $5 मिलियन की सुपारी दे दी है। अब इस इलाके का हर बाउंटी हंटर तुम्हारा शिकार करने आ रहा होगा। इतना सुनते ही अचानक एक बाउंटी हंटर लेवेक्यू पर बंदूक तान देता है। ये देखकर लेवेक्यू के आदमी और गिसू के गार्ड भी हथियार निकाल लेते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल बारूद की तरह गर्म हो जाता है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर सैडी उस घातक हथियार को अपने कब्जे में लेने में कामयाब हो जाती है। लेकिन तभी एक गुंडा उस पर गोली चला देता है और अगले ही पल चारों तरफ जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। सैडी हथियार को अपने हाथ में लेकर कोल से कहती है, मेरे पीछे रहो। फिर वो बिजली की रफ्तार से एक एक करके अपने सामने आने वाले हर दुश्मन को ढेर करना शुरू कर देती है। उधर लियोन अचानक कोल पर हमला कर देता है। दोनों की जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है और लड़ते लड़ते वो सीढ़ियों से नीचे जा गिरते हैं। लेकिन दोनों तुरंत उठ खड़े होते हैं और लड़ाई जारी रखते हुए एक कमरे में पहुंच जाते हैं।
ये कमरा दरअसल जनरेटर रूम था, जहां से ऊपर लगी विशाल घूमने वाली रूफ की स्पीड कंट्रोल की जाती थी। दोनों की भीषण लड़ाई के दौरान मशीन में खराबी आ जाती है और ऊपर लगी पूरी रूफ पागलों की तरह तेजी से घूमने लगती है। तभी लियोन अपनी लोहे की चेन से कोल पर हमला करता है और उसे मशीन की घूमती हुई गरारी में फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन आखिरी पल में कोल अपनी सूझबूझ दिखाता है। वो उसी चेन को पकड़कर गरारी में फंसा देता है और अगले ही पल लियोन खुद उसी मशीन में खिंच जाता है। कुछ ही सेकंड में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। उधर ऊपर रूफ की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी। जब कोल वापस पहुंचता है तो देखता है कि लेवेक्यू सैडी पर भारी पड़ रहा है। कोल बिना देर किए लेवेक्यू पर हमला कर देता है और सही समय पर सैडी की जान बचा लेता है। लेकिन वो खतरनाक हथियार अभी भी लेवेक्यू के हाथ में था। तभी सैडी की नजर एक विशाल पत्थर की फाउंडेशन पर पड़ती है, जो तेजी से लेवेक्यू की ओर बढ़ रही थी। वो तुरंत उस फाउंडेशन पर गोलियां चलाती है। गोलियां लगते ही पूरी पत्थर की संरचना टूट जाती है और सीधा लेवेक्यू के ऊपर आ गिरती है। इसी मौके का फायदा उठाकर कोल और सैडी मिलकर उसके हाथ से वो हथियार छीन लेते हैं। फाउंडेशन टूटने की वजह से लेवेक्यू गहरी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है और वहीं उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अब दुनिया को तबाह कर सकने वाला वो हथियार पूरी तरह सुरक्षित था। खतरा टल चुका था। राहत की सांस लेते हुए कोल और सैडी एक दूसरे को गले लगाते हैं और खुशी में किस करते हैं। आखिरकार दोनों ने मिलकर पूरी दुनिया को एक भयानक तबाही से बचा लिया था। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि कोल और सैडी की शादी हो चुकी है। कोल की पूरी फैमिली इस खूबसूरत पल को सेलिब्रेट कर रही होती है और सभी बेहद खुश नजर आते हैं। इसी खुशनुमा एंडिंग के साथ गोस्टेड की कहानी यही पूरी होती है। अगर आपको ये शानदार कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें